सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MBBS इन उज़्बेकिस्तान के बारे में। जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं या आगे साल देने वाले हैं और जिनके भी काउंसलिंग चल रही है, जिनको लगता है कि हमारे मार्क्स कम हैं या हमारा बजट 1 करोड़ तक नहीं है प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का इंडिया में, तो वो छात्र आराम से अपना 20 से 25 लाख में पूरा MBBS कर सकते हैं, वो भी उज़्बेकिस्तान से। तो एक यूनिवर्सिटी है अपने पास में जिसका नाम है मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ काराक, पाकिस्तान मेडिकल इंस्टीट्यूट। ये पड़ता है अपना नुकुस एरिया में, जो कि उज़्बेकिस्तान का एक छोटा सा शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है, लगभग 1.5 से 2 लाख की आबादी है और वहाँ पे ये गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि आप फोटो पे देख रहे हो, एक पूरा गवर्नमेंट है। 33 ईयर इसको बने हुए हो गए हैं। ठीक है, 4000 से ज़्यादा यहाँ पे ग्रेजुएट हो चुके हैं मेडिकल छात्र इंटरनेशनली और वहाँ के उज़्बेकिस्तान के लोकल सिटीजन। 800 से ज़्यादा इन्होंने क्लिनिकल इंटर्न्स ट्रेंड किए। 30 से ज़्यादा इसके खुद के हॉस्पिटल हैं। ये हॉस्पिटल का बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि NMC की गाइडलाइन है कि जिस भी इंस्टीट्यूट से आप फॉरेन में MBBS करते हैं उसका खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए। क्योंकि कई देशों में हमने देखा है कि वहाँ पे क्या है ना कि वो टाई अप करके रखते हैं प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट दूसरे हॉस्पिटल से। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप इंडिया में आएंगे तो यहाँ पे आपकी जब डिग्री वैलिड होगी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि FMG अभी 2 साल में ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद NEXT आएगा, नेक्स्ट एग्जिट टेस्ट, इसके 2 स्टेप होंगे। इसमें आपको फॉर्म बनने के लिए एलिजिबल होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं? एक तो आपका नीट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, यानी क्वालिफाइड मार्क्स होने चाहिए जिस साल आप पढ़ने गए हो। ठीक है, और दूसरी बात 4.5 साल की आपकी MBBS होनी चाहिए 54 मंथ की। इसके बाद आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो, और जिस देश में आपने MBBS की पढ़ाई की है फॉरेन में, उस देश का आपके पास में प्रैक्टिस लाइसेंस होना चाहिए जो वहाँ के एज पर लोकल सिटीजन के पास होता है। ठीक है, और सारी पढ़ाई आपकी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, न कि उनकी लोकल भाषा में। लोकल भाषा में सिर्फ आपको वहाँ की भाषा सिखाई जाएगी। जैसे आप उज़्बेकिस्तान में जाओगे तो आपको उज़्बेक भाषा सिखाई जाएगी क्योंकि पेशेंट से आप इंटरेक्शन करोगे इंटर्नशिप के दौरान। ठीक है, तो ये जब सारी शर्तें आप पूरी करते हैं तभी आप इंडिया में NEXT एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। यदि आप इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं करते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूँ कि आप MBBS की पढ़ाई के दौरान आप इंस्टीट्यूट चेंज नहीं कर सकते। कई बच्चे और पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि इस साल तो हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं और अगले साल क्या करेंगे कि अगर हमें वो कॉलेज पसंद नहीं आया तो हम उसको चेंज कर लेंगे। तो अब आप चेंज नहीं कर सकते हो। कब से चेंज नहीं कर सकते हो? 18 नवंबर सन 2021 के बाद जो भी बच्चे विदेश जा रहे हैं उन पे ये नियम लागू होंगे। इससे पहले जो भी बच्चे विदेश से MBBS कर रहे हैं या कर चुके हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। तो आप कन्फ्यूजन में ना रहें कि हमारा पड़ोसी का बच्चा करके आया है, उसको तो इंटर्नशिप की ज़रूरत ही नहीं थी, उसको तो इंडिया में कर ली थी, उसको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी, आप तो गलत बता रहे हो। मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। जो भी मैं बता रहा हूँ आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार ही बता रहा हूँ। उज़्बेकिस्तान की आपको कि उज़्बेकिस्तान में आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, सबसे पहले तो आप गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट का चुनाव करें। प्राइवेट के चक्कर में आप ना पढ़ें, क्योंकि इंडियन एम्बेसी जो कि ताशकंद में मौजूद है, भारतीय दूतावास, उसने एक लिस्ट जारी की है तो वो भी रिकमेंड कर रही है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही आप पढ़ाई करें। वो इसलिए करें क्योंकि इनके पास में हॉस्पिटल्स होते हैं, खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ की गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होते हैं। और दूसरी चीज़ कि कल को अगर यूनिवर्सिटी में कुछ भी होता है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनती है। प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट वाले हाथ खड़े कर देंगे, ना उनके पास हॉस्पिटल होते ढंग के, ना कुछ होता है, किराए की बिल्डिंग में ही उनका इंस्टीट्यूट चलता है। और बात सत्य है। अब प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में क्यों बच्चे एडमिशन लेते हैं जो बाहर पढ़ते हैं? क्योंकि उनको थोड़ा वो सस्ता पड़ता है और गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी थोड़ी सी उनको हल्की सी महंगी पड़ती है। तो उसका सॉल्यूशन है ये वाला मेडिकल इंस्टीट्यूट। इसकी फीस है मात्र $2,800। $2,800 ये बनते हैं। अगर अपन इसको मल्टीप्लाई बाई करते हैं 86 रुपीज़ से तो ये लगभग 2,40,800 रुपये के समथिंग बनता है। ये थोड़ा अमाउंट डिफरेंस हो सकता है क्योंकि डॉलर का रेट कभी 86 रहता है, कभी 87 हो जाए, कुछ भी हो जाए फॉरेन एक्सचेंज में।
तो ये इसकी फ़ीस है, तो बहुत ही कम फीस है, इसमें आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में अपन जानते हैं कि क्या ये मेडिकल इंस्टीट्यूट है और क्या क्या इसकी खासियत है। तो ये इसका मैं बता देता हूँ आपको। ये यहाँ के जो रेक्टर है उनका मैसेज है, ठीक है, फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए। इसमें अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे, तो इस पे लिखा है कि वेलकमिंग स्टूडेंट फ्रॉम मोर देन 15 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इजिप्ट एंड सर्वल CIS नेशन। CIS नेशन का मतलब हो गया जो सोवियत संघ के देश हुआ करते थे, ठीक है। तो इन्होंने इंडियन स्टूडेंट को ये इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आइए, यहाँ पे पढ़िए और सारी चीज़ें का अवेलेबल है। अगर इनके पास देखें क्लिनिकल ट्रेनिंग के बारे में, ये वाली लाइन जो कि PDF में आपको WhatsApp पे उपलब्ध करा दूंगा, इनके पास 650 बेड का हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, ठीक है। और बाकी भी इनके 20 से ज़्यादा हॉस्पिटल से एफिलेटेड हैं, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं उनसे नुकुस एरिया में। ताशकंद से ये मुश्किल से 4 से 5 घंटे का रास्ता है, चाहे आप टैक्सी से जाओ, फ्लाइट से जाओ तो मुश्किल से 1 घंटे का रास्ता है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट सभी से रिकॉग्नाइज्ड है, WHO, WDMS, FIMR, ECFMG USA, FMG नेक्स्ट वगैरह, प्लेब वगैरह, USMLE कि आप बाद में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में ही प्रैक्टिस करें, फर्स्ट चॉइस तो बच्चों की ही रहती है, बाकी आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सभी जगह से एफिलेटेड है। ये इसकी एक बिल्डिंग है, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स है इसकी। ये वाली एक बिल्डिंग है इसकी गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट की। ये इनका स्टाफ है, हर जगह से रिकॉग्नाइजेशन है इस यूनिवर्सिटी को। और ये कुछ फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से देश से इसका क्या क्या नेटवर्क है इस इंस्टीट्यूट का। अब बात करते हैं कि आप ताशकंद तो पहुंच गए, अब नुकुस कहाँ पे पड़ता है, कैसा सिटी है वगैरह वगैरह। तो जो ये उज्बेकिस्तान का ये जो मैप है, ये छोटा सा देश है, बड़ा प्यारा देश है, इंडियन की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे है नुकुस एरिया, ये अपना ताशकंद रह गया यहाँ पे। यहाँ से मुश्किल से 4 घंटे लगेंगे आपको बाय टैक्सी या बाय ट्रेन वगैरह। ट्रेन वहाँ बुलेट ट्रेन है तो 2 घंटे में पहुँचा देगी। ये यहाँ का सिस्टम है। और दूसरी चीज़ कि पोल्यूशन फ्री ये जगह है, अफोर्डेबल है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगी है, क्योंकि पता लगे कि फ़ीस तो कम हो गई आपकी, लेकिन रहने खाने का खर्चा आपका इतना बढ़ गया कि आप उसको आपके MBBS ही 40 लाख के पार चलेगी। जैसा यूरोप की कंट्रियाँ होती है, बहुत सारी फीस तो कम होती है, लेकिन वहाँ रहना खाना बहुत महंगा पड़ता है, तो वो भी अपने को बजट में रखना है, ठीक है। अब ट्रेवल ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी, यहाँ पे ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है उज्बेकिस्तान में। ये यहाँ की हाई स्पीड ट्रेन होती है, बहुत ही शानदार ट्रेन होती है, ठीक है। हर जगह एयरपोर्ट भी है यहाँ पे इंटरनेशनल, ठीक है। नुकुस में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर आप नुकुस से इंडिया आना चाहते हो तो वाया दुबई वगैरह भी आ सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको ताशकंद ही जाना पड़े। बाकी फ़्लाइट ताशकंद से सस्ती पड़ती है, इसलिए बच्चे ताशकंद का एयरपोर्ट चुनाव करते हैं। अब ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू नुकुस, इस शहर में कैसे पहुँचे? तो दिल्ली से ताशकंद की डायरेक्ट फ़्लाइट है, ठीक है। अब ताशकंद आप पहुँच गए इंडिगो एयरलाइंस से या उज्बेक एयरलाइंस से 3 घंटे में, मात्र 14 से 15 हज़ार की फ़्लाइट आती है। अब ताशकंद से नुकुस कैसे पहुँचे? तो आप डोमेस्टिक फ़्लाइट से पहुँच सकते हो 1.5 घंटे में, या 3 से 4 घंटे में ट्रेन, बस, टैक्सी, जो भी आपकी फैसिलिटीज़ हो वो आप देख सकते हो। ये वहाँ का रेलवे स्टेशन है, ये यहाँ का बस स्टैंड है, ये रेलवे स्टेशन है यहाँ का। आप देख सकते हो सारा कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है। अब आते हैं तीसरी स्लाइड पे हम। इसका ग्लोबल रिकॉग्निशन, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो वो WHO से सर्टिफाइड होनी चाहिए। आजकल कई बच्चों को, कई पेरेंट्स, कई एजेंट बच्चों को बताते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी, वो हमसे पूछते हैं या किसी से पूछते हैं कि अब ये यूनिवर्सिटी NMC, जिसको पहले MCA बोला जाता है, उसमें लिस्ट में है कि नहीं। तो अभी कोई ऐसी लिस्ट नहीं है,
नेशनल मेडिकल कमीशन के पास में, ठीक है। ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। अभी एनएमसी का ये कहना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हो फॉरेन में, वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जो भी है संस्था, वो वहाँ की देश से रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या हेल्थ साइंस किसी से भी, और WHO से सर्टिफाइड होनी चाहिए। तो ये कहाँ चेक करेंगे? ये चेक कर लेना आप WODMS की वेबसाइट पे। इन दोनों पे आपकी यूनिवर्सिटी है तो आप इंडिया में वैलिड है एग्ज़ाम देने के लिए। यदि आपकी यूनिवर्सिटी इस साइड पे मौजूद नहीं है, यानी कि आपकी डिग्री WHO से सर्टिफाइड नहीं हो यूनिवर्सिटी, आपकी डिग्री इंडिया में इनवैलिड है, ठीक है। बाकी इनके जो पार्टनर्स हैं, कोरिया की जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है उससे भी हैं, जिका से भी है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, जर्मन से भी है कॉरपोरेशन, इसी FMG से है, WFME से है, FIMR से है, सबसे है। ये जो मैं बता रहा था आपको, ये WDMS ये रहा। आप जब WDMS की साइट पे जाओगे तो ये आपका स्पॉन्सर नोट लिखा हुआ कनाडा, और ये ECFMG, यानी कि आप USA और कनाडा में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जैसे हम देखें कि इस यूनिवर्सिटी का दूसरे देशों में क्या क्या इनके रिलेशन हैं, किस किस से ये सर्टिफाइड है, वो भी आप देख सकते हो। कजाकिस्तान जो बच्चे MBBS करने जाते हैं, कई बच्चे कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, उससे भी इसका टाई अप है। दूसरी चीज़ देखोगे, बेलारूसियन एकेडमी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, बेलारूस, ये आपकी PL स्पुतनिक नेशनल मेडिकल एकेडमी है यूक्रेन की, उससे भी है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे इनका एफिलिएशन है। टर्की से है, यूनाइटेड किंगडम से यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ, और वियना से है, सेंट पीटर्सबर्ग से है। रशिया की एक बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है, नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी, उससे भी इनका एफिलिएशन है। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी से इनका एफिलिएशन है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी है मतलब शानदार है। अब आप इस इंस्टीट्यूट को क्यों चुने, सबसे बड़ा सवाल आता है। ये तो बात होगी खाने पीने की, रहने की, आने जाने की, क्या इसमें खासियत है। $2,800 तो फीस लग रही है, ऐसा तो नहीं है कि $2,800 बिल्कुल ही कम में कचरा ही पढ़ा देंगे। सवाल आता है और आना चाहिए कि सस्ते के चक्कर में ये थोड़ा ना कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने चले जाएं, पता लगे कि $1,00,000 2 लाख ज़्यादा लग जाता, लेकिन ढंग के कॉलेज से तो पढ़ के आते हैं, है ही नहीं वहाँ कुछ। तो उसके लिए ये आपके क्वेश्चन है। पहली बात तो गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एक सेकेंड, पहली बात तो गवर्नमेंट मेडिकल, ये हाँ, पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। 6 ईयर का इसमें इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम है, इंटायर पूरा इंग्लिश मीडियम में, और इसमें है ना कुछ टीचर इन्होंने इंग्लिश फैकल्टी भी हायर की हुई है मेन सब्जेक्ट की, ताकि उनको थोड़ा सा अच्छा पढ़ने को मिल जाए बच्चों को, ठीक है। स्मार्ट क्लासरूम है जैसा आप देख रहे हो ये वाले, तो ऐसा नहीं है कि पुरानी टेक्नोलॉजी से पढ़ा रहे हैं, सब कुछ इनके पास सेटअप अवेलेबल है। दूसरी चीज़, इंडियन स्टूडेंट जब वहाँ रहेंगे, सबसे बड़ी समस्या पता है क्या आती है? सब पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरे बच्चे को अगर वहाँ कुछ हुआ, बीमार हुआ या उसको किसी चीज़ की दिक्कत हुई तो उसको कौन देखेगा। पेरेंट्स तो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, जा सकते नहीं, दूसरा देश है, तो उनको वहाँ कौन देखेगा। उसके लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है इंडियन वार्डन की, और इंडियन कम्युनिटी बना रखी है, ठीक है। मेंटोरशिप, यदि बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है तो वहाँ स्टाफ मौजूद है इंडियन, आराम से आप उनकी सलाह ले सकते हैं, ठीक है। और एक प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, हल्का सा यहाँ बता दूँ। नेक्स्टिलो प्लेटफॉर्म, ये FMG का सपोर्ट देता है ऑनलाइन यहाँ पे, कि अगर बच्चे को कुछ डाउट है पढ़ने में, वहाँ पे FMG की तैयारी कैसे करें, तो उसकी मेंटोरशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरी चीज़, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लड़कियाँ जाती है, लड़के जाते हैं, पहली बार जाते हैं, तो वहाँ कैसे मैनेज करेंगे, कल को कोई घटना हो गई, हॉस्टल में कोई लोकल सिटीजन घुस आया, या बच्चे की क्या सेफ्टी रहेगी, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ना बायोमेट्रिक एंट्री है हॉस्टल में, जो हॉस्टल में जो बच्चा होगा रजिस्टर, वो बायोमेट्रिक से ही दरवाज़ा खुलेगा। 24/7 CCTV सर्विलांस है, ठीक है। लो क्राइम सिटी है, मतलब ये टूरिस्ट वाली सिटी है यहाँ पे, तो बहुत
मतलब यहाँ पे टाइट सिस्टम है एक तरह से देखा जाए तो सिक्योरिटी का। लो कॉस्ट है सिटी रहने के लिए, खाने पीने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि आप वहाँ रहोगे तो आप लाइफ स्टाइल नहीं जियोगे, 6 साल तक आप रहोगे वहाँ पे, तो खाना पीना, कोई बर्थडे मनाना, कहीं घूमना फिरना, तो उसके हिसाब से भी ये अपन इसको कंपेयर करें तो आप जैसे जयपुर में रह रहे हैं या रायपुर में रह रहे हैं या पुणे में रह रहे हैं तो उस हिसाब का यहाँ पे खर्चा लगेगा अपना रहने का। और यहाँ पे वाइड नेटवर्क ऑफ एफिलेटेड हॉस्पिटल, तो 20 से ज़्यादा हॉस्पिटल इसके ट्रेनिंग के लिए। एक्सपोजर है रियल टाइम पेशेंट केयर का, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो जो भी इलाज कराने आते हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट में आते हैं। वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं होता है, बहुत कम होता है बाहर के देशों में कि प्राइवेट कोई ओपीडी कराने जाए। मोस्टली गवर्नमेंट भी फैसिलिटी देती है सारी कुछ, ठीक है। और जैसा मैंने पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि इंडियन फैकल्टी है कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए, ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट के लिए है। तो यहाँ पे लिखा है इंडियन फैकल्टी फॉर मेजर सब्जेक्ट, जैसे एनाटॉमी हो गया आपका, फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, इनके लिए आपकी इंडियन फैकल्टी लगाई गई है। अब दूसरा सवाल आता है, पेरेंट्स पूछते हैं कि साहब मेरे लड़की है, हॉस्टल क्या अलग अलग होगा? बिल्कुल अलग अलग होगा, ठीक है। सेपरेट हॉस्टल है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। वहाँ पे सेपरेट हॉस्टल का मतलब ये होता है कि अलग अलग बिल्डिंग नहीं होगी, फ्लोर अलग अलग होंगे आपके। क्योंकि इंडिया से मान लीजिए कि 50 लड़की गई तो 50 लड़की के लिए एक बिल्डिंग नहीं बनेगी, फ्लोर होता है। क्योंकि वहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं लड़का लड़की अलग रखने का, पहली बात तो। लेकिन वो इंडियन बच्चों को देखते हुए, उनकी भावनाओं को देखते हुए थोड़ा सा उनमें फ्लोर अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। वाईफाई है हॉस्टल में, अटैच बाथरूम है, फर्निश्ड रूम है जिसमें आपको अलमारी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। आगे बात करेंगे हॉस्टल के बारे में भी। और सबसे मेन चीज़ आ जाती है अपनी खाना पीना। सारी बातें तो एक तरफ है, पढ़ाई होती रहेगी, लेकिन खाने का क्या सीन है वहाँ पे? तो खाने का ये सीन है कि इंडिया के कुक वहाँ पे मौजूद है, मेस में इंडियन खाना मिलेगा आपको, वेज और नॉन वेज। वेज सेपरेट होता है, नॉन वेज सेपरेट होता है। तो कई बच्चे होते हैं वेजिटेरियन, जैसे मैं खुद वेजिटेरियन हूँ प्योर, तो उनके लिए खाना अलग अलग बनता है। ऐसा नहीं है कि मिक्स हो रहा है, मतलब पूरा ध्यान रखा जाता है जितना रख सकते हैं। 4 मील्स मिलेंगे आपको, प्योर वेजिटेरियन भी मिलेगा और नॉन वेजिटेरियन भी मिलेगा। और जो मुस्लिम बच्चे हैं वो नॉन वेज खाते हैं ज़्यादातर, तो उनके लिए हलाल फूड मिलेगा नॉन वेज में भी। ये तक यूनिवर्सिटी ने व्यवस्था की हुई है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी खिला दे, पूरा हलाल फूड मिलेगा नॉन वेजिटेरियन को भी। हाइजीन से होता है, सारा कुछ है, इंडियन सेफ रखे हुए हैं। आपको सुबह नाश्ता मिल जाएगा, लंच मिल जाएगा और डिनर मिल जाएगा। बाकी जैसे आपकी क्लासेस होती है उसके साथ जो छुट्टी होती है सेट किया होता है मेस का टाइम। आगे चलते हैं। प्रोग्राम की बात कर लेते हैं एमबीबीएस की। तो वहाँ पे इसको बोलते हैं जनरल मेडिसिन, क्योंकि एमबीबीएस है ना अपने नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मॉरिशस, इनमें ही डॉक्टर की डिग्री को एमबीबीएस बोला जाता है। बाकी सब देशों में अलग अलग बोला जाता है, इसके अलग अलग नाम है। किसी में जनरल मेडिसिन है, किसी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, पर होता एक ही है इंडिया में, क्योंकि इसको प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन में इसको एमबीबीएस ही काउंट किया जाता है। तो जो डिग्री मिलेगी वो मिलेगी आपको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की, जिसको एमडी बोला जाता है। लेकिन कंफ्यूज ना हो, ये एमडी वो वाला एमडी नहीं है, इंडिया में पीजी वाला, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि मुझे यहाँ से एमडी की डिग्री मिल जाएगी, मैं तो पीजी लायक ही हो गया, मैं नाम में डॉक्टर कुछ भी सुशील पारिक एमडी लिख सकता हूँ। नहीं लिख सकता, एमबीबीएस लिखेंगे, क्योंकि कई एजेंट बेवकूफ़ बनाते हैं कि आपको हम एमडी की डिग्री दिलवा देंगे, तो ऐसा नहीं। ड्यूरेशन है 6 साल का विद इंटर्नशिप। एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए अपने को? 50% चाहिए अपने को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। अगर कोई जनरल कास्ट से बच्चा है, जनरल कैटेगरी में, उसको 50% चाहिए। अगर ओबीसी का है तो उसको 45% में भी उसका काम हो जाएगा, ओबीसी वाले का। यहाँ लिखा हुआ नहीं, मैं लिख देता हूँ। और यदि एससी और एसटी शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट में है तो उसका 40% से भी काम हो जाएगा। लेकिन 40% मतलब 40%, ऐसा नहीं हो कि 39.99, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। और नीट क्वालिफाई होना चाहिए, मस्ट है। नीट का स्कोर आपका 3 साल तक वैलिड रहेगा, जिस साल में आपने परीक्षा दी है। यदि आपने इस साल नीट की परीक्षा दी है 2025, 26 और 27 तक वैलिड रहेगा, दिसंबर तक 3 साल एडमिशन लेने के लिए, फॉरेन के लिए, है ना। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा आपका पूरा इंग्लिश,
जो आपकी इंटर्नशिप होगी वो होगी इंग्लिश में ही होगी, लेकिन पेशेंट से इंटरेक्शन आपका लोकल लैंग्वेज में होगा, क्योंकि सबको इंग्लिश नहीं आती, तो आप लोकल लैंग्वेज अच्छे से सीखना यूनिवर्सिटी आपको सिखाएगी। ठीक है, और एकेडमिक हाइलाइट्स पे अपन चर्चा कर ही चुके हैं कि फैकल्टी, इंडियन फैकल्टी भी है कोर सब्जेक्ट के लिए, क्लिनिकल ट्रेनिंग है हॉस्पिटल में, अर्ली हैंड ऑन एक्सपोजर है, 3rd ईयर से आपको हॉस्पिटल में एक्सपोजर मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि वहाँ 6 साल का कोर्स है तो 6 ईयर से 3rd ईयर से होगा, बाकी अगर 4.5 साल का ही MBBS होता तो 2nd ईयर से हो जाता। एडवांस सिमुलेशन लैब है जो कि जापान से इनने सारे सिस्टम मंगाया हुआ है, तो उनकी टेक्नोलॉजी को ये इस्तेमाल करते हैं, उसका आगे बताएंगे। अब बात आती है कि यहाँ से तो पढ़ लिए, इंडिया में आके हमसे FMG एग्ज़ाम पास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रिश्तेदार अपने यार दोस्त एक बात से सबसे पहले कोई बोलोगे ना आप कि मैं उज्बेकिस्तान में MBBS करना, अरे वहाँ तो बेकार है, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बहुत टफ होता है, लेकिन लोग पास कर रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर बनने पड़े हैं। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके पूछोगे तो आपको कहीं डॉक्टर मिल जाएंगे अच्छी पोजीशन पे। दूसरी चीज़, पढ़ना आपके ऊपर है, आप PG की सीट भी निकाल लोगे कहीं से पढ़ के, और निकाली हुई है, एम्स से तक PG कर रहे हैं लोग, बाहर से पढ़े हुए बच्चे। तो उसके लिए 1st ईयर से यहाँ पे कंपलसरी किया हुआ है इंस्टीट्यूट ने कि इंटीग्रेटेड FMG और नेक्स्ट कोचिंग। अभी FMG चल रहा है इसलिए वर्ड ये यूज कर रहे हैं, जब ये नेक्स्ट चल जाएगा तब इसको देखेंगे, क्योंकि अभी इतना प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हुआ है। तो जब आप 1st ईयर से पढ़ेंगे, पहली बात तो आप नीट पास करके गए हो, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, अच्छी तरीके से आपको कॉलेज पढ़ा रहा है। दूसरी, साथ के साथ जब आप FMG की कोचिंग करोगे तो सिस्टम आपका जो भी फंड है वो क्लियर होंगे, यहाँ पे इंडिया में आके दिक्कत नहीं होगी। पता है फेल कौन होते हैं? कि जो बच्चा एक तो नीट पास करके नहीं जाता था, पहले 2019 से गवर्नमेंट ने लागू कर दिया अपने। दूसरी चीज़ कि वो वहाँ भी इतनी पढ़ाई करता नहीं है, FMG की कोचिंग के उठा के ही नहीं देखता वो कि FMG कोचिंग होती क्या है, कैसा सिलेबस आता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, और डायरेक्ट वो दिल्ली में आता है गौतम नगर में और कोचिंग करता है 6 महीने की। वो सोचता है कि मैं FMG क्लियर कर लूँ, तो ऐसे कैसे होगा? अगर आप 1st ईयर से ही जो तैयारी करता है उसका आराम से FMG क्लियर होता है। बाकी थोड़ा किस्मत पे भी डिपेंड करता है, पेपर टफ आता है मैं मानता हूँ, लेकिन मुश्किल नहीं है, लोग पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ना डरें लोगों से कि FMG का एग्ज़ाम देना होगा ऐसे, क्योंकि FMG का एग्ज़ाम जब आपने पास कर लिया ना तो आप इंडियन डॉक्टर के बराबर ही आपकी वैल्यू रहेगी। आप कहाँ से पढ़ के आए, कौन से देश से पढ़ के आए, डजंट मैटर, आपकी नॉलेज काम करेगी। बाकी इनके है ना फ्रीक्वेंट एकेडमिक सेमिनार्स भी होते रहते हैं, वर्कशॉप भी होती रहती है, केस डिस्कशन पे सारी चीज़ें चलती रहती है ताकि बच्चे उनमें बिजी रहें। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये इनका इनोवेटिव सिमुलेशन सेंटर कहा जाता है। जब इंडिया में इसको दिखाया जाता है ना तो पता है क्या बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं कि ये गुड्डे गुड्डी से प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिन पर रियल बॉडी नहीं है क्या, जबकि ये जिंदा इंसान से महंगे आते हैं। जिंदा इंसान से ये जो है सिमुलेशन सेंटर में जो ये प्लास्टिक के डमी बॉडी रहते हैं ये महंगे आते हैं। इनका पता है क्या होता है, अपने यहाँ भारत में खूब लोग हैं, आप किसी को इंजेक्शन लगा दो सरकारी अस्पताल में, कोई कुछ नहीं पूछेगा आपसे, मना भी नहीं करेगा। किसी कंपाउंडर या डॉक्टर से काट दिया पीट दिया कोई नहीं पूछेगा, आपकी हिम्मत नहीं पूछने की, पूछोगे तो वो आपको डांट देंगे। लेकिन इन देशों में ऐसा नहीं होता। यहाँ किसी का आप कैनुला भी लगा रहे हो तो जिम्मेदारी है, आउट नहीं होना चाहिए। आउट हुआ तो वो मना कर सकता है आप ट्रीटमेंट के लिए, दूसरा बुला सकते हो, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पहले इन पर प्रैक्टिस कराई जाती है। ऐसा नहीं कि आप जिंदा आदमी पे प्रैक्टिकल चालू कर रहे हो, क्योंकि पॉपुलेशन उनकी कम है, रूल टाइट है उनके। यहाँ तो आप किसी भी गरीब को कुछ भी कर सकते हो, कौन पूछ रहा है? ये सत्य बात बता रहा हूँ मैं, ये कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं, देश की बेइज्जती नहीं है, लेकिन ये सत्य है। आप इलाज कराने जाओ, आप सवाल नहीं पूछ सकते हो, सवाल पूछोगे आपको 2 बातें सुनने को मिलेगी। तो ये सिस्टम, और ये अपने इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में भी ला रहे हैं इन सिस्टम को, क्योंकि कई कॉलेज अपने यहाँ प्राइवेट हैं जिन जो दूर दराज इलाके में होते हैं, वहाँ इतने पेशेंट आते नहीं हैं, तो इन पे प्रैक्टिस कराई जाती है। ये रियल बॉडी की तरह ही इंटरेक्ट करते हैं। जैसे इसके यहाँ अपन ECG लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो ऐसा का ऐसा इसका दिल धड़केगा अंदर से। बस ये जिंदा नहीं है, ये है डमी, लेकिन ये पूरा का पूरा है। बाकी सारे सिस्टम में यहाँ पे आप देख सकते हो एंडोस्कोपी की में सब जापान का है, क्योंकि इनका टाई अप है, वर्चुअल है, वर्चुअल आर्थोस्कोपी है, पूरा है।
एडल्ट पेशेंट सिमिलर, इससे जब आप इंटरेक्ट करोगे, इसके इंजेक्शन लगाओगे तो ये तड़पेगा, जैसे रियल इंसान करता है, तो वैसा का वैसा सिस्टम है इनके पास। वर्चुअल एनाटॉमी सिस्टम है, इससे भी आप पढ़ाई होगी आपकी बढ़िया। बेसिक लाइफ सपोर्ट, मतलब सब सिखाया जाएगा, पहले इन पे भी सिखाया जाएगा आपको और वैसे भी सिखाया जाएगा। बस आपने ध्यान रखना है कि लैंग्वेज अच्छे से सीखनी है, तभी आप पेशेंट से इंटरेक्शन कर पाएंगे। अब आ जाते हैं इसके एफिलिएटेड हॉस्पिटल में कौन कौन है। मैंने बता तो दिए कि इतने हॉस्पिटल हैं इनके, लेकिन हैं क्या, नाम भी हैं कि नहीं। तो ये रहा इनका चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ये कल्पाक रिपब्लिक चिल्ड्रन, ये सब गवर्नमेंट है। ये इनका ऑप्थेल्मोलॉजिक है, आंखों के लिए। ये क्लिनिकल हॉस्पिटल है, इनका इंस्टीट्यूट है। ये रिपब्लिकन मल्टीपर्पज चिल्ड्रन मेडिकल, ये सारे इनके हैं। इमरजेंसी मेडिसिन के लिए, रेडियोलॉजी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस, ऑब्स्टेट्रिक गायनोलॉजी, और भी इनके काफ़ी सारे हैं, मैटरनिटी। तो इसमें सारे आ गए, मतलब आपके सीखने के लिए सारा कुछ। और एक कैंपस सिस्टम है। ये कुछ इनके हॉस्पिटल्स के फोटो हैं इंस्टीट्यूट के। और इन्होंने, इस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में ना शारदा यूनिवर्सिटी इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, जो अपने इंडिया में मौजूद है। एडवांस ग्लोबल मेडिकल एजुकेशन टुगेदर, शारदा यूनिवर्सिटी जो कि ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में, उनसे इनका टाई अप है। स्टूडेंट एक्सचेंज भी है इनका, कुछ स्टूडेंट यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं। इंडियन तो वहीं पढ़ेंगे, बाकी है फैकल्टी एक्सचेंज भी है, यहाँ की फैकल्टी वहाँ लेक्चर देने जाती है, वहाँ की यहाँ आती है। और क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए करते हैं, जॉइंट रिसर्च करते हैं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दूँ कि कई लोगों के दिमाग में होता है कि बाहर पढ़ाई नहीं होती। अगर वहाँ पढ़ाई नहीं होती तो वही तो टीचर पढ़ा रहे हैं ना वहाँ के बच्चों को, अब मेडिकल सिस्टम तो वही संभाल रहे हैं। इंडिया से थोड़ी जा रहा है कोई वहाँ पढ़ने संभालने। कोरोना में सब अपने देश ने संभाला, सर्जरियाँ भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ के टीचर कमज़ोर हैं, वो भी देश विदेशों में लगे हुए हैं पढ़ाने में। आगे चलते हैं कि एफएमजी की कोचिंग कैसे होगी। बता तो दिया आपको नेक्स्ट लो, लेकिन कैसे होगी। तो इनके लिए इनका ये ऐप है, ठीक है। इस पर स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, मेड ई-बडी है, जिसमें आप अपने सारे फीचर देख सकते हो। यूनिक क्वेश्चन बैंक है, वीडियो लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन क्विज है, पूरा एकदम ऑर्गेनाइज सिस्टम है इनका। तो इससे आप वहीं पे आईपैड पे या लैपटॉप मोबाइल से आप स्टडी कर सकते हो। ये जो टीम है इनकी, डॉक्टर राजेश गब्बा, डॉक्टर नचिकेत, डॉक्टर अरुण, डॉक्टर अमित, डॉक्टर ज्योतिका, डॉक्टर कार्तिक, डॉक्टर देवाशीष, डॉक्टर पिनाकी, डॉक्टर पवन जो MBBS MS है ऑर्थोपेडिक्स में, डॉक्टर प्रांशु ENT फैकल्टी है, ये पीडियाट्रिक्स के लिए आपके डॉक्टर पुनीत, और डॉक्टर राजेंद्र ये आपके रेडियोलॉजी के लिए। ये सब आपको उसमें लेक्चर देंगे, बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे। जब आप इनसे पढ़ोगे ना तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जब आप FMG का एग्ज़ाम दोगे या नेक्स्ट का एग्ज़ाम दोगे, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होता। बिना पढ़े आप सोचो कि हम FMG का एग्ज़ाम पास कर लें, बाद में यूनिवर्सिटी को आप दोष दें। अब आते हैं खाने पीने और रहने की व्यवस्था के बारे में। 400 बेडेड इनका, एक सेकेंड, 400 बेडेड का इनका इन कैंपस हॉस्टल है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्टल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट हॉस्टल है, व्यवस्था नहीं अच्छी, क्योंकि कई देशों में मैंने देखा है वहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था अच्छी नहीं होती। यहाँ बोल देते हैं कि बहुत अच्छा हॉस्टल, लेकिन जब रियलिटी पता चलती है तब बच्चे के पास ऑप्शन नहीं बचता है कि यूनिवर्सिटी चेंज कर लूँ। तो इसलिए हॉस्टल का बायोमेट्रिक सिस्टम है, CCTV है, कंफर्टेबल फिनिशिंग रूम है, जिनमें आपको ट्विन शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग भी मिल जाएंगे। ट्विन शेयरिंग कम है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे। अटैच वॉशरूम है, वेल मेंटेन स्पेस है, डेडिकेटेड वॉशिंग एरिया, वॉशिंग मशीन लगी हुई है। ये इनका रूम का ओरिजिनल फोटो है, ये कोई गूगल से लिया हुआ नहीं है। ये जो बेडशीट, पिलो, चेयर, टेबल जो भी देख रहे हैं आप, और भी सामान है इसमें, अलमारी, सब हॉस्टल की तरफ से मिलेगा आपको, इसका कोई अलग से पैसा नहीं है। ये हॉस्टल मिलेगा आपको $500 पर ईयर के हिसाब से, तो $500 इंटू 86 आप कर दीजिए, लगभग 42,000 के करीब आपका हॉस्टल आएगा साल भर का, एक बच्चे का रेंट। इसमें सब कुछ फैसिलिटी, इसमें कोई लाइट का बिल अलग नहीं लगेगा, किचन मिला हुआ, इसमें गैस वगैरह सब सिस्टम होता है। इंडियन मेस फेस है, खाने के लिए मील प्लान है, अलग अलग हॉस्टल है, वार्डन्स है। सबसे बड़ी चीज़ है कि स्टाफ वहाँ संभालने वाला, वाईफाई है,
बहुत कॉमन सी चीज़ है। रेगुलर क्लीनिंग है, मेस के लिए खाने की व्यवस्था। ये हॉस्टल की फ़ोटो है ओरिजिनल, ऐसा हॉस्टल है, गवर्नमेंट एक्चुअल फ़ोटो है, ठीक है। तो ये था आपका हॉस्टल वगैरह। और बाकी आप देखो कि क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिशन के लिए। तो मैंने बताया था आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, नीट का कार्ड होना चाहिए। और नीट का कार्ड कभी भूलना मत, स्कोर कार्ड, क्योंकि बाद में काम आता है, कई बच्चे घुमा देते। पासपोर्ट या आधार कार्ड से हम अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन लेटर के लिए। फ़ोटो चाहिए, HIV रिपोर्ट चाहिए, मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए और पेरेंट्स का ID प्रूफ होना चाहिए। बाकी फाइनल एडमिशन लेटर और स्टूडेंट वीज़ा जो कि उज़्बेक एम्बेसी से मिल जाएगा, इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे।